चुनाव जीतने के लिए नेता लोग जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक पार्टियों से जनता कहती है कि बरसों हुए न तुमने किया भूल कर भी याद, वादे की तरह हम भी फरामोश हो गए। जी हाँ, आपको हम यहाँ राजनीतिक और समाज में जो कुछ होता है उसका एक आईना आपके समक्ष इस गज़ल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, गीत ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत है। मैं गीत गरेवाल आज आपको कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह पद्य भाग में संकलित गज़ल पढ़ाऊंगी। यह गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह उनके गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। इस गज़ल का केंद्रीय भाव राजनीतिक और समाज में जो कुछ हो रहा है उसे दूर करना है, नए समाधान अर्थात विकल्प को सोचना है। गज़ल की खास बात और यह भी है कि हर शेर का अपना ही अलग अर्थ होता है। इसमें दो दो की कड़ियों का एक एक चरण होता है। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला शेर कुछ इस प्रकार है। कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इस शेर में शायर कहता है कि नेताओं ने यह कहा था कि देश के हर एक घर में चिराग अर्थात सभी सुख सुविधाएं देंगे और आज ऐसा हाल है कि घर तो क्या शहर में भी एक भी चिराग अर्थात सुविधाएं नहीं है। नेता घोषणा तो कर देते हैं परंतु उसे पूरा नहीं करते। चुनाव जीतने के समय नेता लोग सब कुछ बोल देते हैं यानी बड़े बड़े दावे कर देते हैं। चुनाव जीतने के समय सब कुछ भूल जाते हैं, अपने किए वादे भी पूरा नहीं करते। अर्थात नेताओं के द्वारा किए गए झूठे वादों के बारे में बताया गया है। चलिए अगला शेर देखते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। इस शेर में शायर बता रहा है कि देश में ऐसी बहुत सी संस्थाएं बनी हैं जहां नागरिकों आम आदमियों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। शायर ने यहाँ पर दरख्त शब्द का अर्थ पेड़ से लिया है। शायर यानी कवि ने संस्थाओं की तुलना पेड़ से की है और शायर कहता है कि पेड़ों के नीचे तो छाया मिलती है लेकिन यहाँ पेड़ों के नीचे भी धूप मिल रही है। अर्थात नागरिकों का या आम आदमियों का जहाँ निराशा मिल रही है वह ये पेड़ ही है यानी संस्था है। ये संस्थाएं आम आदमियों का कल्याण करने की जगह परेशान करने लगी हैं, शोषण करने लगी हैं। कवि को सब तरफ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कवि इन सबको देखते हुए दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है क्योंकि यहाँ निराशा ही मिल रही है। कवि कहता है हमारी तो उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, परंतु हमारी जो उम्मीद थी वो भी टूट चुकी है। कष्ट मिल रहे हैं इसलिए यहाँ से जाना है ही अच्छा लगता है। इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। चिराग, मयस्सर, दरख्त, साए आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है और साए में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगले शेर की बात करते हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे ये लोग, कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। इन पंक्तियों में शायर बताता है कि किस तरह इंसान अपनी स्थिति में जीने के लिए मजबूर है। अपनी गरीबी इतनी भयानक है कि वह अपनी उन स्थिति में जीने के लिए मजबूर हो गया है। उनके पास कपड़े न भी हों तो ये लोग अपने पैरों अर्थात घुटनों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। ये लोग गरीब और कमज़ोर होने के कारण विरोध भी नहीं करते। इनकी विरोध करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों को ही शासक यानी राज्य करने वाले पसंद करते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते, चाहे वह गलत हो या फिर सही। हर स्थिति में समझौता करने को तैयार रहते हैं, इसलिए इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो चलिए अगले शेर की बात करते हैं। खुदा नहीं न सही
आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इस शेर में कवि कहता है कि इस संसार में ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, आम इंसान का वह सपना तो है जो गरीब इंसान सपना देखता है और उसी कल्पना में खुश रहता है। अर्थात ईश्वर इंसान की कल्पना ही तो है और इस कल्पना में इंसान को मनमोहक सुंदर हसीन नज़ारे देखने की आज़ादी है और इसी उम्मीद में उसका सारा जीवन कट जाता है। इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पाँवों से पेट ढकना एक कल्पना है, सफ़र जीवन यात्रा का पर्याय है। चलिए अगले शेर की बात करी जाए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। इस शेर में शायर एक आम इंसान के विवश की बात करता है, यानी शायर एक आम इंसान के विश्वास के जीत के बारे में बात बताता है कि आम इंसान को यह विश्वास है कि जो लोग भ्रष्ट हैं उनके दिल भी पत्थर के होते हैं, यानी उनके अंदर कोई दया का भाव नहीं होता। और ऐसा मालूम होने के बाद भी कवि को इंतज़ार रहता है कि आम लोगों की आवाज़ में क्रांति की चिंगारी हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो। शायर कहना चाहता है कि आम आदमी डटकर सामना करे और भ्रष्टाचारों को ख़त्म कर दे, अर्थात उनके अंदर ऐसे लोगों का सामना करने की हिम्मत आए, अर्थात भ्रष्टाचार को वो जड़ से ख़त्म कर सके। तो चलिए अगले शेर की बात करते हैं। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। इस शेर में कवि शायरों और शासकों के बारे में बताते हुए कहता है कि शायर सत्ता के विरोध में लोगों को जागरूक करते हैं, अर्थात एक शायर अपनी रचना से लोगों को जागरूक करता है और इस तरह से सत्ता को क्रांति का खतरा लगने लगता है, अर्थात जो भ्रष्ट लोग होते हैं उन्हें अपने खिलाफ आवाज़ उठती दिखाई देती है, वे डर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए शायरों की जुबान पर प्रतिबंध लगा देते हैं, उनका प्रतिरोध करते हैं। जिस प्रकार गज़ल के लिए छंद के लिए बंधन की सावधानी ज़रूरी है, उसी तरह शासक भी अपनी सत्ता चलाने के लिए आम लोगों का विरोध करते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद होने से पहले ही दबा दिया जाता है। ये अब अगले शेर की बात करते हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इस शेर में शायर बताता है कि ज़रा इस दुनिया में जिए तो गुलमोहर के नीचे जिए, अर्थात अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों को मानते हुए जिए, और जब मरे तो गलियों में गुलमोहर के नीचे मरे, अर्थात इंसान जब तक जिंदा रहे अपने अधिकारों को मानते हुए सुकून से जिए और जब मरने की नौबत आए तो अपने मूल्यों की अर्थात अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मरे। इन पंक्तियों में जो काव्य सौंदर्य है वो कुछ इस प्रकार है। पत्थर पिंगल में अनुप्रास अलंकार है और गुलमोहर जो है वो प्रतीकात्मक अर्थ है। धन्यवाद।